हेलो नमस्कार। हम करेंगे आज साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो हम कर रहे हैं आज इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, अपना टॉपिक है बुद्धि। यानी बुद्धि में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बुद्धि में हर पहला काम जो है वो विनय करता है। विनय, हर एक पहला काम, चाहे वो बुद्धि का कोई सिद्धांत देना हो, चाहे बुद्धि का, में हर काम पहला जो है वो विनय करता है। तो बुद्धि के बारे में यानी बहुत सारे लोगों ने या साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग मत दिए थे कि बुद्धि ये होती है, बुद्धि ये होती है। लेकिन जो विनय है, इन्होंने कहा था कि बुद्धि में 4 चीज़ें होती है। नंबर 1 ज्ञान, ज्ञान। नंबर 2 आविष्कार, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। आलोचना यानी विनय ने कहा है कि यदि आप में नॉलेज है, ज्ञान यानी नॉलेज, यदि आप में नॉलेज है तो आप में बुद्धि है। आविष्कार, आविष्कार यानी इन्वेंशन, यानी अगर आप कोई भी आविष्कार कर सकते हो तो आप में बुद्धि है। निर्देश यानी निर्देश होता है किसी को निर्देश, इंस्ट्रक्शन, यानी अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, निर्देश दे सकते हो तो आप में बुद्धि है। और आलोचना यानी क्रिटिसिज्म, यानी अगर आप, ये आलोचना शब्द जो है वो हम नेगेटिव फॉर्म में पढ़ लेते हैं, लेकिन आलोचना का मतलब नेगेटिव कभी नहीं होता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, यानी किसी भी चीज़ के गुण और दोष, गुण व दोष दोनों पढ़ना क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है, यानी आलोचना होती है। तो ये 4 बातें बोली थी विनय ने। विनय के अकॉर्डिंग जो बुद्धि है वो क्या है, यानी ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। क्वेश्चन कैसे आता है, यानी कंटेंट तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है कि विनय के अकॉर्डिंग बुद्धि में क्या नहीं है। तो आपको ये 4 शब्द याद रखने हैं कि ये है विनय के अकॉर्डिंग, और इनके अलावा अगर कोई आता है तो वो विनय के अकॉर्डिंग नहीं होता। बुद्धि, अब है टाइप ऑफ बुद्धि, बुद्धि के प्रकार। प्रकार टाइप। बुद्धि को गैरेट और थोर्नडाइक 2 साइकोलॉजिस्ट थे। वन इज गैरेट एंड सेकंड इज थोर्नडाइक। ये 2 साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बुद्धि को डिफाइन किया था, बुद्धि के प्रकार बताए थे। तो गैरेट और थोर्नडाइक ने लगभग सेम ही बुद्धि के प्रकार बताए हैं। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। नंबर 1 है मूर्त बुद्धि, मूर्त। दूसरी है अमूर्त, एंड थर्ड इज सामाजिक या सोशल, सामाजिक बुद्धि, यानी सोशल या सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि यानी कंक्रीट इंटेलिजेंस, अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, एंड सामाजिक यानी सोशल इंटेलिजेंस। ये 3 प्रकार की बुद्धि होती है मनुष्य में। लेकिन गैरेट के अनुसार ये तीनों नाम है, लेकिन थोर्नडाइक ने मूर्त की जगह यांत्रिक नाम दे दिया है। इन्होंने कहा है, इनके अनुसार अकॉर्डिंग भी यही प्रकार है, यानी थोर्नडाइक और गैरेट दोनों के अकॉर्डिंग यही प्रकार है। बस इन्होंने फ़र्क ये कर दिया कि इन्होंने मूर्त बुद्धि को यांत्रिक नाम दे दिया। अब मूर्त बुद्धि कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि कौन सी होती है? जिसमें मूर्त यानी सामने प्रेजेंट चीज़, जब कोई भी सामने प्रेजेंट चीज़ों पे वर्क करता है, जैसे टीवी मैकेनिक है या फिर प्लम्बर है, इंजीनियर है, ये क्या करते हैं, सामने पड़ी चीज़ों पे वर्क करते हैं, यानी मूर्त रूप में हमारे सामने होती है। तो वो क्या होती है, मूर्त, उन व्यक्तियों में क्या होता है, मूर्त इंटेलिजेंस होती है। जिस प्रकार से एक मोबाइल ठीक करने वाला है, तो वो क्या कहेगा कि मोबाइल में ख़राबी है तो मेरे पास ले आए, यानी वो देख करके उससे ख़राबी को या उसे ठीक करेगा। तो वो उसमें क्या होती है, मूर्त बुद्धि होती है। और इसी को थोर्नडाइक ने यांत्रिक नाम दिया है, यानी यंत्रों से संबंधित, यानी कल पुर्जों से संबंधित जो बुद्धि होती है वो
यांत्रिक या मूर्त बुद्धि होती है। दूसरी है अमूर्त, नाम से ही पता है चल रहा है कि अमूर्त यानी जो हमारे सामने प्रेजेंट ना हो। जैसे कवि है, फिलोसफर है, दार्शनिक, कवि है, साहित्यकार है, चित्रकार है, ये सब क्या होते हैं, ये इनमें अमूर्त बुद्धि होती है, यानी इनके माइंड में ही वो चीज़ें चल रही होती है, न कि ये तो सामने पड़ी चीज़ों पे वर्क करते हैं और ये अपने माइंड का प्रयोग करते हैं, तो इनमें होती है अमूर्त बुद्धि। अब है सोशल इंटेलिजेंस यानी सामाजिक बुद्धि। इस प्रकार के लोग हैं ना, सामाजिक बुद्धि उन व्यक्तियों में होती है जो समाज से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। जैसे एक टीचर है, एक टीचर क्या है, एक टीचर कौन सी बुद्धि में आता है, सामाजिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। तो व्यापारी या फिर नेता, नेता वगैरह होते हैं वो, क्योंकि ये लोगों के बीच कनेक्ट रहते हैं हर टाइम। हमने कुछ एक लोग देखे हैं जिनको अपने घर में क्या हो रहा है कुछ लेना देना नहीं होता, उनको दूसरों के घर में, पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है वो सब उनसे इनको बहुत मतलब होता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोगों में सामाजिक बुद्धि होती है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अमूर्त बुद्धि किसमें है, तो नाम दे दिया जाएगा आपको, जैसे टीवी मैकेनिक है, प्लम्बर है, दार्शनिक है या फिर टीचर है। तो हमें पता है कि अमूर्त बुद्धि यानी जो दार्शनिक है उसमें क्या होगी, अमूर्त बुद्धि। या डायरेक्ट एक ही नाम दे दिया जाएगा कि टीचर में किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो उसमें टीचर में सामाजिक बुद्धि होती है। हमें ये लगता है कि टीचर तो हर टाइम किताबों से कनेक्ट रहता है, अपने आप में मस्त रहता है, लेकिन जो टीचर होता है वो बच्चों से कनेक्ट होता है। बच्चों से कनेक्ट रहने की वजह से, और बच्चे जो है वो सोसाइटी का पार्ट होते हैं, सोसाइटी का पार्ट होने की वजह से इसमें सामाजिक इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि टीचर में किस प्रकार की बुद्धि है, तो ये भी हमें याद रखना है। अब है फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के कारक। तो बुद्धि के कारक, हमें कारक बहुत सारे बुद्धि के बहुत कारक दिए हैं, लेकिन जो मेन है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे नंबर 1 पे है, सबसे पहला काम कर रहा है विनय, हर एक काम विनय कर रहा है। तो पहला है एक कारक सिद्धांत, कारक यानी सिद्धांत, फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, एक कारक, ये दिया था विनय ने सबसे पहले। विनय, इन्होंने ये कहा था कि मनुष्य में सिर्फ एक ही बुद्धि है, यानी ये मानव का माइंड है और इसमें एक बुद्धि है। यानी ये विनय क्या कहता है कि मानव में एक ही बुद्धि होती है और मनुष्य जो है वो उसी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ सोचता है। तो यानी एक, तो इसको एक कारक कहा जाएगा। इसको अखंडता या अखंड बुद्धि या अविभाज्य यानी जो विभाजित ना हो, यानी एक खंड या अखंड या विभाज्य या एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था विनय ने। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक यानी 2 फैक्टर थ्योरी, तो ये दिया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन, एक कारक यानी स्पीयरमैन, 2 नाम है स्पीयरमैन, और द्विकारक 2 यानी 2 कारक यानी 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी, स्पीयरमैन ने दी थी। तो ये सिद्धांत, इसने क्या कहा है, स्पीयरमैन ने कहा है कि मनुष्य में 2 प्रकार की बुद्धि होती है। विनय ने तो कहा था कि बुद्धि का एक ही कारक है, अखंड है बुद्धि, मनुष्य सब कुछ यही से सोचता है। लेकिन जो स्पीयरमैन है, इन्होंने कहा है कि मानव माइंड में 2 प्रकार की बुद्धि होती है। एक तो होती है जनरल बुद्धि और दूसरी होती है स्पेसिफिक। यानी एक तो होती है जनरल और दूसरी होती है स्पेसिफिक। जनरल बुद्धि जो होती है वो वंशानुगत से रिलेट करती है, और जो स्पेसिफिक बुद्धि होती है वो वातावरण से अर्जित की जाती है, वातावरण से अर्जित। इसको जीएस फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि जीएस फैक्टर थ्योरी किसकी है, तो हमें पता होना चाहिए स्पीयरमैन की। जनरल द्विकारक सिद्धांत किसने दिया,
स्पीयरमैन ने। और एक क्वेश्चन ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो जीएस फैक्टर है उसमें जो स्पेसिफिक बुद्धि है वो किस प्रकार की बुद्धि है, वो अर्जित की जाती है। इसमें ये नहीं आता कि वातावरण से अर्जित की जाती है, क्योंकि ये तो हम कह रहे हैं या अन्य साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, लेकिन स्पीयरमैन ने कहा है कि ये अर्जित कहीं से भी की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वातावरण से ही अर्जित की जाए। तो ये क्या होती है, अर्जित की जाती है। अब है 3 नंबर है तरल एवं ठोस का सिद्धांत। तीन नंबर है तरल व ठोस यानी फ्लूइड एंड क्रिस्टल सिद्धांत। ये दिया था आरबी कैटल ने, आरबी कैटल। तरल एवं ठोस यानी याद रखने के लिए है कि तरल चीज़ें हम किस में डालते हैं, कैटल यानी कैटली में, तो कैटल याद रह जाएगा आरबी कैटल ने। इसमें भी जो तरल बुद्धि है ये वंशानुगत से संबंधित है, और जो ठोस बुद्धि है वो वातावरण से संबंधित है। अब है नंबर 4 प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श ये दिया था थॉमसन ने। ये जो है ये जो स्पीयरमैन की जो द्विकारक सिद्धांत है इसके विरोध में दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि जो स्पीयरमैन के जो जीएस फैक्टर थ्योरी है इसके विरोध में कौन सी थ्योरी दी गई है, तो वो दी गई थी प्रतिदर्श का सिद्धांत। एक है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत ये दिया था थॉर्नडाइक ने। एक है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, यानी बहुबुद्धि, बहुत सारी बुद्धि, गार्डनर यानी गार्डन में जाने से बहुत सारी बुद्धि आएगी, हम याद इस प्रकार कर सकते हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। एक बहुकारक है यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी है, वो थॉर्नडाइक ने दी थी, और एक है बहुबुद्धि सिद्धांत, ये हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। एक है नेक्स्ट है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक दी थी थ्रस्टन ने, यानी समूह कारक सिद्धांत जो है वो दिया था थ्रस्टन ने। ये इन्होंने जो बहुबुद्धि है इसमें जो बुद्धि है उसके अनेक कारक है, यानी बुद्धि के ना अलग अलग टाइप होते हैं, मनुष्य तभी इसी वजह से अलग अलग प्रकार की सोच सकता है। बहुबुद्धि सिद्धांत होता है, थॉर्नडाइक ने कह दिया डायरेक्ट कि मनुष्य में बुद्धि ही बहुत सारी होती है। समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था। थ्रस्टन ने कहा था कि मनुष्य के माइंड में है ना, ह्यूमन माइंड में PMA होती है, PMA यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये PMA जो है वो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि PMA की संख्या कितनी है, 7। PMA जो थ्रस्टन है इन्होंने PMA, एक और था केली और थ्रस्टन, 2 ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने PMA की संख्या बताई है, यानी इन्होंने कहा है कि मनुष्य में PMA होती है, और PMA की संख्या इन्होंने 7 बताई है। जैसे तार्किक है, अंकिक है, स्थानीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है, ये सब PMA माने हैं। तो 7 PMA की संख्या दी है किसने, थ्रस्टन ने। तो इस प्रकार से हमने ये कुछ एक बुद्धि के कारक पढ़े हैं। तो प्रत्येक बुद्धि के कारक को हम अलग वीडियो में एक वीडियो में एक इस सिद्धांत डिस्कस करेंगे। बताना थीसिस संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया, एक कारक सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक। ज़्यादातर जो एस्टेट है, रीट है, D+B है, उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड लेवल है, जो PGT लेवल का होता है, उसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुबुद्धि है, बहुकारक है, समूह कारक है, इनमें हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट एस्टेट में बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, या फिर जो स्पीयरमैन का है
स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया, या तो ये जो साइकोलॉजिस्ट है इनका नाम पहले दे दिया जाएगा या फिर इनके कारक का नाम दे करके पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया। अब है बुद्धि का फॉर्मूला। तो यानी आईक्यू लेवल चेक करने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वो स्टर्न ने दिया था। स्टर्न यानी स्टर्न ने कहा था कि बुद्धि को किस प्रकार से बुद्धि है उसको मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टर्न ने एक फॉर्मूला दिया था MA/CA × 100। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि आईक्यू का फार्मूला किसने दिया, तो वो फार्मूला स्टर्न ने दिया था। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा डीप पूछ लिया जाए कि × 100 किसने किया था, तो ये किया था टर्मन ने। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता क्योंकि डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि ये फॉर्मूला किसने दिया, तो ये दिया था स्टर्न ने। अगर फिर भी पूछ लिया जाता है तो हम इसमें टर्मन करेंगे, क्योंकि इसमें MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, और इसको टैथिक आयु भी कहते हैं। हिंदी में इसको टैथिक आयु ये वर्ड लिखा जाता है, टैथिक आयु, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कंफ्यूज करने के लिए ही तो टेस्ट लिए जाते हैं। तो टैथिक एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज और × 100, ये × 100 किया था टर्मन ने। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है उसकी आयु जो है, उसकी मेंटल एज जो है, एक बच्चे की मेंटल एज जो है वो 15 ईयर है और बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 12 ईयर। तो इसका IQ निकालो डायरेक्ट। ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो TGT और PRT में पूछे जाते हैं। ये ऐसे ही डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो MA/CA इसका फॉर्मूला क्या था, MA/CA × 100। तो MA मेंटल एज कितनी है बच्चे की, 15 ईयर, और 12 × 100। अब इसको काट देंगे हम, 125। ये है इसका IQ लेवल। अब जो टर्मन है, जो बीने हैं, इन्होंने एक IQ का लेवल दिया था। ये IQ क्या है, तो बच्चे की IQ क्या है, बच्चे का IQ 125 हो गया। अब टर्मन जो है इन्होंने एक तो जैसे ये जो IQ की टेबल है इसमें एक यानी IQ निकालने का, IQ का हमें पता चल गया कि उस बच्चे में इतने IQ है। तो IQ से हम बच्चे का कैसे पता लगाएं कि किस प्रकार का बच्चा है। तो टर्मन ने एक टेबल दी थी जिसमें टर्मन ने कहा था कि यदि बच्चे का 140 से या उससे अधिक है IQ लेवल, ये IQ लेवल जो है वो 140 से ज़्यादा है तो वो बच्चा होगा प्रतिभाशाली यानी जीनियस चाइल्ड। प्रतिभाशाली, जो प्रतिभाशाली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, हम कह देते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसका IQ लेवल जो होता है वो 140 अबव होता है, 140 से भी ज़्यादा होता है, तो वो होता है प्रतिभाशाली यानी जीनियस बच्चा। और 120 से लेकर के 140 तक का जिसका IQ लेवल होता है, 120 से लेकर के 140 यानी 140 से कम हो, ये पहले जो है वो एक कम करके लिखा गया था, यहाँ 119 से 139 तक किया गया था। तो इसको अब राउंड फिगर में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो 120 से 140 तक की जो IQ लेवल है उस प्रकार के जो बच्चे हैं वो उत्कर्ष चाइल्ड होते हैं। उत्कर्ष यानी सुपीरियर चाइल्ड, यानी इनसे थोड़ा सा कम होते, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सामान्य से तो बहुत ऊपर होते हैं ये। तो ये जो है वो 120 से 140 IQ वाला जो बच्चा होता है वो उत्कर्ष चाइल्ड होता है, वो यानी सुपीरियर चाइल्ड होता है। 120 से लेकर के 140, 10 से लेकर के 120 तक बुद्धि के जो बालक हैं, 110 से 120 बुद्धि वाले जो बालक हैं बच्चे होते हैं, उनका जो IQ लेवल होता है वो तीव्र बुद्धि होते हैं।
यानी तेज बुद्धि, प्रखर माइंड होते हैं वो भी। और 90 से लेकर के 110 IQ लेवल वाले जो बच्चे होते हैं वो सामान्य होते हैं। सामान्य में जैसे टीचर हैं वो सामान्य में आते हैं, या फिर जैसे जो आजकल जो सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो लगभग सभी क्या है, सामान्य में आते हैं, वो 20 की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सामान्य बच्चे होते हैं। और 70 से लेकर के 90, यानी ये इसको है ना 89 तक ही किया गया था, लेकिन अब इसको राउंड फिगर में एक्सेप्ट किया गया है। तो ये 70 से लेकर के 90 वाले जो बच्चे हैं वो मंदबुद्धि, इसको मंदबुद्धि बालक कहा जाएगा, क्योंकि ये सामान्य से थोड़ा डाउन आ गया है। तो ये हमें पता है कि ये मंदबुद्धि में आ जाता है। फिर है 50 से 70। 50 से 70 जो IQ वाला बच्चा है, 50 से 70 वाला, वो आता है पिछड़ा बालक। पिछड़ा यानी वो पिछड़ा होता है, हर एक मंदबुद्धि से भी वो डाउन होता है। अब है 25 से 50। 25 से 50 जो बच्चा होता है वो होता है मूर्ख या मूड बच्चा होता है, वो जिसका IQ लेवल जो है वो 25 और 50, यानी जिसकी जो मेंटल एज है वो बिल्कुल कम होगी और जिसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो ज़्यादा होगी। तो वो इस प्रकार का बच्चा क्या होगा, वो मूड या मूर्ख में आएगा। यानी अगर एक बच्चा है उसका कह दे कि मेंटल एज जो है वो तो है उसकी 10 साल और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो है इसकी 15 साल, यानी जो वास्तविक आयु है बच्चे की वो तो 15 साल है और मेंटल एज है वो 10 साल है, तो इसकी IQ इसकी बहुत कम निकलेगी। तो MA/CA यानी 10/15 × 100, तो ये हो जाएगा इसका, ये 18 और 6 18, यानी 70 से भी कम है। तो ये 70 से कम आ गया, तो वो इस प्रकार का बच्चा किस में आएगा, वो पिछड़ा बालक होगा। तो इस प्रकार से हम ये IQ लेवल निकालते हैं। और इससे भी कम, यानी जो 25 से भी कम है, 25 से कम है, तो ये क्या है, बिल्कुल जड़ बुद्धि है, ये बिल्कुल ही डफर है, ये इसको क्या कहेंगे हम, ये बिल्कुल ही जड़ बुद्धि है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि एक बच्चा है, इसकी मेंटल एज इतनी है और क्रोनोलॉजिकल एज जो इतनी है, कार का बच्चा होगा, तो हम पहले उसका क्या करेंगे, IQ निकालेंगे। और IQ निकालने के बाद हम यहाँ से निकालेंगे, अगर एवरेज में आता है 90 से 110 के बीच में आता है तो वो एवरेज है, सामान्य बच्चा है। अगर 40 अबव आता है, 40 से ज़्यादा आता है, तो वो प्रतिभाशाली बच्चा होगा। तो इस प्रकार से हम, और ये जो ये टेबल जो है ये किसने दी थी, ये टर्मन ने दी थी। ये एक मानक टेबल मानी गई है कि इसी के आधार पे हम, क्योंकि वैसे तो इस टेबल को और भी वेसलर ने भी दी है, गैरिट ने भी, मतलब अन्य साइकोलॉजिस्ट ने भी दी है, लेकिन सबसे जो इफ़ेक्टिव या सर्वमान्य है वो यही टेबल है, टर्मन ने दी है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि IQ निकालने की जो टेबल है वो किसने दी है, तो वो दी थी टर्मन ने। तो ये था अपना बुद्धि का कंसेप्ट। अब बुद्धि से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन है इसमें। अब ये हम ये डिस्कस करते हैं कि इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि मैंने कई बार एस्टेट वगैरह दिया है तो मुझे पता है कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, अगर बच्चे की इतनी IQ लेवल ये है तो बच्चा किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का बच्चा है ये। तो ये सभी हमने बुद्धि से संबंधित इस वीडियो में डिस्कस की है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स, हैव ए गुड डे।